तो दोस्तों आखिरकार वो कांड हो चुका है जिसका डर फ्रांस और पूरे नाटो को सबसे ज्यादा था। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुद ऐलान किया है कि नाइजर देश के अंदर हमारे राजदूत को हमारे ही राजदूतावास के अंदर बंधक बना लिया गया है, यानी कि होस्टेज बना लिया गया है। और ये घटना फ्रांस समेत पूरे नाटो को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि जिस जगह पर यह दूतावास मौजूद था जिसमें बंधक बनाया गया है राजदूत को, वो कुछ सौ किलोमीटर दूर है फ्रांस के सैन्य बेस से। जी हाँ, फ्रांस का यहाँ पर सैन्य बेस भी है नाइजर में, जिसमें हजारों सैनिक तैनात हैं और एक से बढ़कर एक हथियार भी वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन फ्रांस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी सेना लेकर जाए और अपने बंधक राजदूत को छुड़ा ले। लेकिन सवाल उठता है कि फ्रांस के राजदूत को बंधक किसने और क्यों बनाया है, और फ्रांस की सेना जब वहां पर तैनात है तो वो उन्हें छुड़वा क्यों नहीं पा रहे। लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जिससे कि आप ये पूरा मामला समझ पाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई अब से एक डेढ़ महीना पहले, जब अफ्रीका का जो साले रीजन है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह है पूरा साले रीजन, जिसमें माली, नाइजर और कई और देश शामिल हैं। इन सभी देशों में तख्ता पलट शुरू हो गया था और एक के बाद एक वहां की जो लोकतांत्रिक सरकारें थी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और सैन्य शासन वहां पर लागू हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहराया गया रूस को। दरअसल पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि जो रूस है वो वहां की सेनाओं को समर्थन दे रहा है, और जो वहां पर पश्चिमी देशों की समर्थन वाली सरकारें बैठी हुई हैं उनका तख्ता पलट करवा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था नाइजर देश का तख्ता पलट। दरअसल नाइजर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ देश है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये देश भले ही समुद्र से ना लगता हो, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से आप आधे अफ्रीका को कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर कि साले रीजन को। और साले रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही ज्यादा कीमती धातु, जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा, चांदी, सोना, हीरे, और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम के अकूत भंडार हैं। यूरेनियम जिससे आप परमाणु बम बना सकते हैं या फिर बिजली भी बनाई जा सकती है। और इसका मैं आपको एक शानदार उदाहरण भी देता हूं। दरअसल फ्रांस की जरूरत का जितना भी यूरेनियम आता है ना, उसमें से 20 से लेकर 25% यानी कि लगभग एक चौथाई सिर्फ नाइजर देश से आता है। बाकी के साले रीजन को तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ नाइजर से इतना यूरेनियम लेता है फ्रांस। अब आप थोड़ा सा खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब फ्रांस इतना लेता है तो बाकी के जो नाटो देश हैं वो कितना लेते होंगे, और जो बाकी के नाइजर के आसपास के देश हैं इन्हें कितना लूटा जाता होगा। क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि साले रीजन के देशों से जो मटेरियल्स, मिनरल निकलते हैं वो अरबों डॉलर के होते हैं हर साल। ये देश चाहे तो इतने अमीर बन सकते हैं कि अरब देशों को भी फेल कर दें, लेकिन उन अरबों डॉलर के कीमती मिनरल को पश्चिमी देश कोडियों के भाव पर लेते हैं। और उसके लिए इनकी वही पुरानी रणनीति है जो कॉलोनियल टाइम पर हुआ करती थी। वो क्या रणनीति? दरअसल ये वहां की सरकारों को डर दिखाते हैं कि या तो हमारा साथ दो, जितनी भी खदानें हैं अनमोल धातुओं की वो हमें दो, वरना जो तुम्हारा विपक्षी दल है या वहां की सेना है हम उसे समर्थन दे देंगे, वो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, और धातुओं की जो खदानें हैं हम उनसे ले लेंगे। इससे बढ़िया है बिना मार काट के चुपचाप तुम ही ये हमारे हवाले कर दो। और दुखद बात यह है कि इनका ये गंदा खेल आज 2023 तक भी जारी है। लेकिन इसी खेल का इस्तेमाल किया रूस ने, और अब से कुछ ही महीने पहले इनका तख्ता पलट करवा दिया। जो इनके खिलाफ सेनाएं थी, जो सेना के गुट थे, उन्हें पैसा हथियार देकर इनकी जो सरकारें थी उनका सफाया करके जो अपने समर्थन वाले लड़ाके थे उन्हें सत्ता में ला दिया। और सत्ता में आते ही जो सैन्य सरकारें थी उन्होंने साफ साफ कह दिया फ्रांस को और तमाम पश्चिमी देशों को कि अपनी सेनाएं यहां से लेकर वापस चले जाओ। खास करके नाइजर देश के अंदर जो सैन्य सरकार आई उसने तो साफ कह दिया कि अपना जो राजदूत है उसे भी ले जाओ, अपना दूतावास खाली करो हमारे देश से, और साथ ही जो तुम्हारा सैन्य बेस है उसे भी खाली करो, हमें तुम्हारा यहाँ पर एक भी सैनिक नहीं चाहिए। लेकिन फ्रांस पिछले 1.5 महीनों से विरोध कर रहा है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है, ना तो सैन्य बेस और ना ही दूतावास। क्योंकि फ्रांस को पता है कि एक बार हमने अपना सैन्य बेस छोड़ दिया और अपने दूतावास को भी वापस ले गए तो हमारा प्रभाव यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरबों डॉलर के जो कीमती मिनरल मटेरियल हैं सब हाथ से जाएंगे और रूस का इस देश पर जबरदस्त प्रभुत्व हो जाएगा। और इसी को लेकर पिछले 1.5 महीने से फ्रांस की सरकार और नाइजर की नई सैन्य सरकार के बीच में तनातनी चल रही थी, और ये अब तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। थक हार कर जो सैन्य सरकार है उसने न सिर्फ नाकाबंदी कर दी है सैन्य बेस की जहां पर फ्रांस के सैनिक तैनात हैं, बल्कि
इनका जो दूतावास था उसे भी कैप्चर कर लिया है और इनके राजदूत को भी होस्टेज बना लिया है। लेकिन सबसे मजे की बात आप जानकर हैरान होंगे कि नाइजर देश के अंदर फ्रांस का सैन्य अड्डा है जहां पर हजारों सैनिक तैनात हैं, एक से बढ़कर एक हथियार है। नाइजर के आसपास बहुत सारे अफ्रीकी देशों में कई सारे नाटो देशों के सैन्य बेस है जहां पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात हैं, लेकिन फिर भी नाटो और फ्रांस की इतनी हिम्मत नहीं है कि इन सैन्य सरकारों पर हमला कर दे या फिर अपने दूतावास को ही बचा ले जाए। अब आपका सवाल होगा कि ये लोग हमला क्यों नहीं कर रहे, तो इसका जवाब दिया है इटली की प्राइम मिनिस्टर ने। दरअसल इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है और नाटो को चेतावनी दी है कि आप भूल कर भी इन अफ्रीकी देशों पर हमला मत करना, वरना दुनिया भर में हमारी वो भद पिटेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। इससे संदेश ये जाएगा कि हम फिर से अफ्रीकी देशों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन देशों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 1.5 महीनों में फ्रांस ने ब्रिटेन से, इटली से, जर्मनी से, खुद अमेरिकी सेना से मदद मांगी। किसी ने भी इन देशों पर हमला करने की हामी नहीं भरी, सबने साफ इनकार कर दिया है और खुद फ्रांस फंस चुका है क्योंकि नाइजर के अंदर इनका सैन्य बेस दांव पर लगा हुआ है और अब तो खुद राजदूत और दूतावास भी दांव पर लग गया है। और देखने वाली बात यह है कि फ्रांस अब क्या करेगा, क्या ये हमला करेंगे या फिर ऐसे ही बैठकर देखते रहेंगे। हालांकि इस सिचुएशन पर आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।